फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और दोबारा से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ समय से सीपीसी के थ्रू काफ़ी नोटिसेज आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ प्रपोज्ड एडजस्टमेंट्स रहती हैं आपके पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड। उनका कहना होता है कि टैक्स ऑडिटर ने तो अपनी रिपोर्ट के अंदर इनको मेंशन किया हुआ है, इनको डिसअलाउ किया हुआ है, लेकिन आपने रिटर्न की कैलकुलेशन करते समय इनको कंसिडर नहीं किया। इसलिए आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है और आप इस पे अपना जो भी जवाब है वो सबमिट कीजिए। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई नोटिस आपके पास भी आया है सीपीसी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके साथ साथ हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए सो डैट कि इससे आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपको टाइमली मिलती रहे। इस इशू को समझने के लिए हमें इनकम टैक्स के कुछ सेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज वीए। ये सेक्शन इनकम टैक्स का ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का पीएफ, ईएसआई या कोई और सुपर एन्युएशन फंड है उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो कंट्रीब्यूशन कब तक करना है? उस रिलीवेंट एक्ट की डेट के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी ड्यू डेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना है, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन करना है, तो अगले महीने की 15 तारीख, अप्रैल महीने का कंट्रीब्यूशन अगले महीने की 15 तारीख मतलब 15 मई तक जमा करा देना है, नहीं तो वो खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा एक और सेक्शन आता है सेक्शन 43 कैपिटल बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट को ओवर रूल करता है और ये कहता है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया है, कब तक? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो क्लेम एसएससी को अलाउड हो जाएगा। अब होता क्या है, जब एसएससी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो टैक्स ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लॉज 20 बी में एक क्लेरिफिकेशन देनी होती है कि एम्प्लॉयर ने ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉय का क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उसको जमा कराने की क्या डेट थी और किस दिन वो जमा कराया है। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जो टैक्स ऑडिटर अपनी रिपोर्ट फाइनल करते हुए उसमें डिटेल्स को फीड करता है, ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फिर जो आईटीआर है उसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट हो जाती है। रिटर्न फाइल होने के बाद काम शुरू होता है सीपीसी का। सीपीसी मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ये इनकम टैक्स की एक यूनिट है जो ऑनलाइन ही सारी रिटर्न्स को प्रोसेस करती है। और इसका मेन काम क्या था पहले, कि अगर किसी रिटर्न में कोई अर्थमेटिकल एरर है या एसएससी ने कोई इनकरेक्ट क्लेम लिया हुआ है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर एडजस्टमेंट करती है। अब हुआ क्या, फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर जो ये सेक्शन है 143(1) जिसके अंदर सीपीसी को पावर दी गई है, इस सेक्शन का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया और कुछ और क्लॉजेस इसके अंदर ऐड कर दिए गए, जिसमें से क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टैक्स ऑडिटर ने कोई अमाउंट डिसअलाउ किया है या इंडिकेट किया है कि डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन रिटर्न फाइल करते समय उस अमाउंट को डिसअलाउ नहीं किया गया है, तो सीपीसी को ये पावर दे दी गई है कि वो खुद ही इस अमाउंट की एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन इसके लिए सीपीसी क्या करता है, पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, एक नोटिस भेजता है जिसमें 30 दिन का समय दिया जाता है कि भाई बताइए कि ये एडजस्टमेंट जो कि प्रपोज्ड एडजस्टमेंट है क्यों ना की जाए। और इसी तरह क्या हो रहा है कि जो पीएफ और ईएसआई के अंदर ड्यू डेट के बाद पेमेंट्स इंडिकेट की गई हैं टैक्स ऑडिटर के द्वारा, वो सारी पेमेंट्स सीपीसी एज ए प्रपोज्ड एडजस्टमेंट बना के एसएससी को भेजता है और बाद में उस अमाउंट की एडिशन कर दी जाती है। तो ये जो सारा इशू है ये
इस समय देखने को मिल रहा है और बहुत एसएससी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक एसएससी है जो पिछले 10 साल से अपना काम कर रहा है, कुछ लेबर इंटेंसिव वर्क है उसका, इसलिए उसने पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अपने सारे एम्प्लॉयज़ का वो पीएफ डिडक्ट करता है, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करता है और गवर्नमेंट को जमा कराता है। मान लेते हैं कुछ पीएफ और ईएसआई उन्होंने एज पर ड्यू डेट जमा करा दिया और कुछ आफ्टर ड्यू डेट जमा कराया। अब ये प्रोसीजर तो उस एसएससी का पिछले 10 साल से चल रहा था, बट ये जो एडजस्टमेंट के नोटिस आ रहे हैं ये तो अभी पिछले 2 साल से आने शुरू हुए हैं। तो इन 2 सालों में क्या हुआ है, कोई सेक्शंस में चेंज नहीं हुआ। इनकम टैक्स ने क्या किया है, सिर्फ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में चेंज किया है, और वो भी क्या किया है, जस्ट जो इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होती थी उसके तरीके में चेंज किया है। तो अगर कोई प्रोसेसिंग का तरीका चेंज किया जाता है तो उससे एक एक्सपेंडिचर जो पहले अलाउ होता आ रहा था वो सडनली कैसे डिसअलाउ हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ये कहा जाए कि भाई आपके तो टैक्स ऑडिटर ने ही आपकी ऑडिट रिपोर्ट में इन जो अमाउंट्स हैं उनको डिसअलाउ किया है, तो ये बात भी ठीक नहीं है कहनी, क्योंकि टैक्स ऑडिटर ने डिसअलाउंस नहीं की है, उसने जस्ट रिपोर्टिंग की है, जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्म है। उसका जो क्लॉज 20B है, टैक्स ऑडिटर ने सिर्फ उस कॉलम को फिल किया है ये बताते हुए कि देखिए ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो इस डेट पे जमा हुआ है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में कहीं भी ऑडिटर का ओपिनियन देने का कॉलम नहीं है कि भाई टैक्स ऑडिटर इसको डिसअलाउ करना चाह रहा है। अगर बात करें जुडिशरी की, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इसमें डाइवर्स व्यूज दिए हैं। अगर हम बात करें, हमारा गुजरात हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, इन सब ने एसएससी के अगेंस्ट डिसीजन दिया है और ये कहते हैं कि अगर पीएफ और ईएसआई एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 वीए जो क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जमा नहीं किया है तो वो अमाउंट एसएससी को अलाउ नहीं होगा, वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने हाई कोर्ट्स हैं मैक्सिमम ने ये कहा है कि भाई अगर 43B जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ये अमाउंट अगर जमा करा दिए गए हैं तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगी। अब ये देखा जाए कि जो इतना डिबेटेबल इशू है जिसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स के भी अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, क्या उसको 143 सबसेक्शन 1 सीपीसी की प्रोसेसिंग का पार्ट बनाना चाहिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। अब जो डिपार्टमेंट ने एडजस्टमेंट करी है पीएफ और ईएसआई की, डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो स्टेप्स ले रहे हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जिनकी जो एडजस्टमेंट है उसका जो अमाउंट है वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा सा है, 5,000, 10,000, 20,000। वो एसएससी ये सोचते हैं कि भाई अगर लिटिगेशन में पड़ेंगे तो हमारा इससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और वो उस अमाउंट को जमा करके वो काम वहाँ फिनिश कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्हें कोई खुशी तो नहीं हो रही है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इस तरह की जो एडजस्टमेंट्स के नोटिस आ रहे हैं उनके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, और फाइनली होगा क्या, वो जो डिमांड है वो उनके पैन नंबर के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, और मान लेते हैं अगर नेक्स्ट ईयर्स में उन्होंने कोई आईटीआर अपनी फाइल करी जिसके अंदर उनका रिफंड बन रहा है, तो सीपीसी उन सालों के रिफंड से जो ये प्रेजेंट ईयर की डिमांड है उसको एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए जब भी ऐसे नोटिस आए तो आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो टाइमली एक्शन ले रहे हैं। जैसे ही सीपीसी से नोटिस आया अंडर सेक्शन 143(1) सबसेक्शन 1A, वो विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई ये देते हैं कि देखिए बिफोर फाइलिंग ऑफ आवर रिटर्न हमने जो भी पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉय वाला वो सारा जमा करा दिया है, इसलिए जो 36(1)VA की डिसअलाउंस है वो ना की जाए। ये रिप्लाई फाइल करने के बाद सीपीसी से क्या आता है,
कि वो इसको तो कुछ मानती है नहीं, एक फाइनल एडजस्टमेंट करके भेज देती है और 143(1) का आपका ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद एसएससी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो एक अपील फाइल करे सीआईटी अपील में, या उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करने के लिए 154 जो हमारा सेक्शन है रेक्टिफिकेशन का, उसके अंदर एक रेक्टिफिकेशन फाइल करें। 90% लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपील फाइल नहीं करते, वो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। 154 में जो रेक्टिफिकेशन फाइल हो रही है उसके अंदर भी सेम रीजन दिया जाता है कि जो ऑर्डर है वो गलत है। बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं वो एसएससी के फेवर में है इस इशू में, इसलिए जो ये एडजस्टमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, जो डिसअलाउंस की गई है वो गलत है और जो ये एडिशन है वो डिलीट होनी चाहिए। लेकिन 154 की रेक्टिफिकेशन का भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है। सेम जो ऑर्डर 143(1) का ओरिजिनल होता है वो ही सीपीसी के थ्रू भेजा जा रहा है अंडर सेक्शन 154। तो मोस्टली केसेस में ये देखा जा रहा है कि जो 154 की रेक्टिफिकेशन फाइल हो रही है उसके अंदर भी एसएससी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि अब एसएससी को सिर्फ और सिर्फ एक अपील फाइल करने का ऑप्शन है, वो रह जाता है। यहाँ बहुत सारे एसएससी क्या गलती कर रहे हैं कि वो जो अपील फाइल कर रहे हैं वो 154 का जो ऑर्डर आज की डेट में आया है उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हैं, जबकि इस केस में जो अपील फाइल होनी चाहिए वो जो हमारा ओरिजिनल ऑर्डर था अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का, उसके अगेंस्ट हमारी अपील फाइल होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होगा जब वो अपील को चैलेंज करने जाएंगे बिफोर ऑनरेबल सीआईटी अपील, तो वो यही कहेंगे कि आपकी जो अपील है वो तो 154 में है। इट मींस 154 का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। जो सीआईटी अपील है वो यही देखेंगे कि जो 154 में एडिशन की गई है क्या ये एडिशंस एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हैं, अगर हैं तो ही 154 में उन्हें रिलीफ मिल पाएगा, अदरवाइज जो उनकी 154 की अपील है वो डिसमिस की जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी। इसलिए यही एडवाइजेबल है कि जो अपील फाइल करें अगर आप तो 143(1) में ही करें और अपील इनिशियल टाइम में ही फाइल कर दें, 154 फाइल करने और उसका ऑर्डर आने का वेट ना करें, अदरवाइज आपको डिले हो जाएगा और फिर आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगानी पड़ेगी। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि मैंने अपील फाइल कर दी, अब क्या सीआईटी अपील के सामने मुझे एक पर्टिकुलर रिलीफ मिल जाएगा और मेरी जो एडिशन की गई है पीएफ ईएसआई की, क्या वो एडिशन डिलीट कर दी जाएगी? तो देखिए इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर ये रिलीफ हमें मिल जाता तो इतने सारे केसेस जो आज की डेट में ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट में लग रहे हैं इस इशू पे वो प्रेजेंटली नहीं होते। हमें क्या करना है, हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी सेक्शंस का रेफरेंस है और जो हमारी बहुत सारी जजमेंट्स है जो हमारे फेवर में हैं उनको सीआईटी अपील के सामने रखना है और यही रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, इनको कंसिडर करते हुए जो ये एडिशन है इसको डिलीट किया जाए। अब जो भी ये सारी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, अभी हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सारी जजमेंट्स और उनकी साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से इनका रेफरेंस ले सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये है कि जो लिटिगेशन इतना सारा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए भी हैं। वो विवाद से विश्वास स्कीम को लेके आए हैं। इसके अलावा जो अपील फाइल करने की मॉनेटरी लिमिट थी डिपार्टमेंट के द्वारा वो भी काफ़ी बढ़ा दी गई है ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। बट जो इस तरह के प्रोविजंस हैं उनको भी टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इस तरह के प्रोविजन से बहुत ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ रहा है। आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में, आप ज़रूर हमें भेजिए। इसके अलावा अगर आपने भी इस तरह का कोई इशू फेस किया है तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। आपने कोई रेक्टिफिकेशन फाइल करी और वहीं आपका ये इशू सॉर्ट आउट हो गया तो हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।